तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। दोस्तों, आज का टॉपिक पढ़ाई से थोड़ा इतर है। एक स्ट्रेटेजिक वीडियो है जिसको लेकर के 2-3-4 लोगों की मेरे पास में रिकमेंडेशन भी आई थी और मैं लगातार ये महसूस भी कर रहा था कि एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक है कि हम नोट्स को कैसे तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर यूपीएससी, या किसी भी परीक्षा के लिए आप नोट्स किस प्रकार से बनाएं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ बातें नहीं करने वाला हूँ, कुछ मनोवैज्ञानिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपको मदद करेंगे आपके नोट्स को बनाने में, और जिससे आपके नोट्स न सिर्फ ज़्यादा प्रभावी होंगे, परीक्षा के दौरान कम समय में कैसे ज़्यादा चीज़ों को आप रिवीजन कर पाएंगे, उसमें भी ये तकनीक आपको मदद करेगी। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम नोट्स को कैसे तैयार करें। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्राइम टाइम पर देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर जाननी है कि नोट्स बनाने से पहले आप जिस परीक्षा के लिए नोट्स बना रहे हैं उसके क्वेश्चन का नेचर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक पर नोट्स बनाने से पहले हमारा क्या होता है कि हमने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया और हम नोट्स बनाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है यूपीएससी का वो समझें, उसके प्रश्नों की प्रकृति समझें आप। जैसे प्रश्नों की प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रश्नों की प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। पहली चीज़ तो ये कि क्वेश्चन जो है वो किस पर बेस्ड है, फैक्ट पर बेस्ड है, या फिर क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, किस पर बेस्ड है, फैक्ट पर या फिर कॉन्सेप्ट पर। आप देखते होंगे यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं, तो ज़्यादातर वो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट पर। यानी कि यूपीएससी के लिए अगर आप नोट्स अपने तैयार कर रहे हैं तो आपके नोट्स किस चीज़ पर आधारित होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पर आधारित होने चाहिए। अगर आप फैक्ट पर आधारित नोट्स तैयार करेंगे तो वो यूपीएससी में आपके किसी भी काम के नहीं होने वाले हैं। इसलिए नेचर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी परीक्षा का नेचर ऑफ क्वेश्चन वो आपको मदद करेगा। आपके नोट्स की स्ट्रेटजी का पहला पार्ट वो होता है कि जो आपको बताएगा कि आपको नोट्स किस प्रकार के तैयार करने। यानी कि यूपीएससी अगर कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उस सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट आधारित नोट्स तैयार करना पड़ेगा। अगर यूपीपीसीएस किसी सब्जेक्ट में फैक्ट आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उस सब्जेक्ट के नोट्स में फैक्ट आधारित नोट्स को जो है तैयार वहाँ पर करना होगा। इसलिए जब भी आप नोट्स बनाने चलें तो सबसे पहले नेचर ऑफ द क्वेश्चन जो है उसको समझने की कोशिश करें। अब दूसरे पॉइंट की मैं आपसे बात करता हूँ। जब यूपीएससी के जैसे आप बात करेंगे तो मैंने अभी यहाँ पर 2 चीज़ आपको बताया। एक बताया मैंने फैक्ट आधारित क्वेश्चन, दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन। अब यहाँ पर यूपीएससी में एक तीसरी चीज़ की बात आती है। यूपीएससी बात करता है सहसंबंधों पर बात करता है। यानी कि इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं, सहसंबंध। यूपीएससी के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस चीज़ पर आधारित होते हैं, सहसंबंध पर आधारित होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक उठा भूगोल का और कोई टॉपिक उठा इकोनॉमी का। भूगोल और इकोनॉमी, जियोग्राफी और इकोनॉमी, यानी कि भूगोल और अर्थव्यवस्था। तो ये क्या करते हैं, ये पूछते हैं जो भौगोलिक अर्थव्यवस्था है इससे सवाल पूछते हैं। यानी कि थोड़ा हिस्सा उसका भूगोल का होगा, थोड़ा हिस्सा उसका इकोनॉमी का होगा, और उन दोनों को मिला करके बीच से सवाल पूछेंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब कभी भी आप यूपीएससी के नोट्स बना रहे हैं, नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझने के बाद में जब आपको ये समझ में आ जाए कि इसके क्वेश्चन कोरिलेशन पर बेस्ड होते हैं तो आपके नोट्स भी किस चीज़ पर बेस्ड होने चाहिए, कोरिलेशन पर बेस्ड होने चाहिए, सहसंबंध पर आधारित होने चाहिए। यानी कि इधर का टॉपिक और दोनों को जोड़ने वाली कड़ी, आपके जो नोट्स होने चाहिए वो दोनों को जोड़ने वाली कड़ी पर आधारित होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर आधारित नोट्स बनाएंगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर आधारित नोट्स बनाएंगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा। आपका काम कब चलेगा, जब आप दोनों टॉपिक को क्या करेंगे, मिला करके जो टॉपिक आपका बन रहा है उस पर आधारित जब नोट्स आप तैयार करेंगे तब आपका यूपीएससी का काम चल पाएगा। यानी कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझने के बाद में आप ये समझ करके देखिए कि वो परीक्षा के जो सवाल होते हैं वो किस चीज़ पर जोर दे रहे होते हैं। फैक्ट पर जोर दे रहे हैं, सिंगल टॉपिक पर जोर दे रहे हैं, सिंगल सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं, डबल सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं, डबल सब्जेक्ट कॉमन टॉपिक पर जोर दे रहे हैं, किस तरीके से हैं, एक विषय पर आधारित है, 2 विषयों पर आधारित हैं, एक विषय के एक बिंदु पर आधारित हैं, दूसरे विषय के एक बिंदु पर आधारित हैं, दोनों बिंदुओं के संबंधों पर आधारित हैं, या दोनों विषयों के संबंधों पर आधारित हैं। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। 2 सब्जेक्ट को बाइंड करके क्वेश्चन आ रहा है
दो सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, 2 पॉइंट में डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, 2 पॉइंट को बाइंड करके क्वेश्चन आ रहा है, 1 पॉइंट के बैक से क्वेश्चन आ रहा है, 1 पॉइंट के फ्रंट से क्वेश्चन आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी। जैसे अगर आपने मान लीजिए भी देखा, बीच में कुछ एग्जाम्पल भी आपको देता चलता हूँ। बात करते हैं 2018 उत्तर प्रदेश पीसीएस की। 2018 उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक सवाल पूछा गया नोबेल पुरस्कार से, 18 में था शायद 19 में था, सवाल पूछा गया था नोबेल पुरस्कार से। अब नोबेल पुरस्कार में क्या था कि उस साल मुझे जहाँ तक याद है किसी महिला को इकोनॉमी में क्या मिला हुआ था, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। किसी एक उसके लिए उस महिला को क्या हुआ मिला हुआ था, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। और पूरे नोबेल इतिहास में वो दूसरा ऐसा पुरस्कार था जो किसी महिला को मिला था। सवाल पूछा गया था कि बताइए वो पहली महिला कौन सी थी जिनको इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। यानी कि आप देखिए सवाल देखिए कि करंट अफेयर का सवाल था, कहीं दूसरा सवाल नहीं था, करंट अफेयर का सवाल था। लेकिन सवाल पूछा कहाँ से गया था, सवाल पूछा गया था इतिहास से। तो यानी कि कई बार क्या होता है कि किसी विषय का इतिहास क्या था वहां से सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर बात किया, प्रश्नों की प्रकृति संबंधी बात किया, ये प्रश्नों की प्रकृति जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके नोट्स किसी काम के नहीं बन पाएंगे, या किसी काम के भी बनेंगे तो उतने काम के नहीं बन पाएंगे जितने काम से आपका काम चल सके। तो आपका काम चलने लायक अगर आपको नोट्स बनाना है तो आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। और नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझने के लिए आप कहेंगे सर हम नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझे कैसे, उसके लिए आपको पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं पेपर एनालिसिस करता हूँ, आप देखते नहीं हैं वो बात अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं तो स्वयं से भी पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। आप पेपर एनालिसिस करिए, आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझ में आएगा। यूपीएससी की बात करेंगे तो कोरिलेशन पर जोर देता है, तो आपका जो नोट्स होना चाहिए वो कोरिलेशन बेस्ड होना चाहिए। और जब कोरिलेशन बेस्ड आपका जो होगा तो आपका गोल जो है वो पूरी तरीके से कभी भी चूकेगा नहीं, आप सीधे सही जगह पर निशाना लगा पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के नोट बनाए। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हिस्ट्री के अलग नोट्स बना लेते हैं, ज्योग्राफी के अलग नोट्स बना लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग नोट्स बना लेते हैं। मैं कहता हूँ आप ये काम बिल्कुल भी मत कीजिए, आप अलग अलग नोट्स मत बनाइए, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का नोट बनाइए और वो है करंट अफेयर का। किस सब्जेक्ट का आपको नोट बनाना है, सिर्फ करंट अफेयर का नोट्स बनाइए और किसी सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कब सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको वर्गीकरण समझना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा। यानी कि आप चीज़ों को क्या करना सीखिए, थोड़ा वर्गीकृत करना सीखिए, ऐसे थोड़ा बांटना सीखिए, ऐसे वर्गीकृत करना सीखिए। अब वर्गीकृत क्या करने का, आपको विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकृत करना। कैसे वर्गीकृत करिए, विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकृत करिए, सब्जेक्ट के आधार पर वर्गीकृत करिए, टॉपिक के आधार पर वर्गीकृत करिए। यानी कि मान लीजिए अब करंट अफेयर के जो मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आपको नोट्स बनाना है किस टॉपिक के, तो आपको सिर्फ बनाना है करंट अफेयर के नोट्स। करंट अफेयर में कोई भी चीज़ है, मान लीजिए अभी आपने रिसेंट की अगर मैं आपको एग्जाम्पल लिख दूँ, मान लीजिए आपने देखा इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद, ठीक है। अब क्या किया, देखा आपने इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद हाल ही में कहाँ पे आ गया, चर्चा में आ गया। तो अब ये टॉपिक किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है आईआर से, आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ तो यानी कि जाहिर सी बात है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये टॉपिक किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक जुड़ा हुआ था हिस्ट्री से, क्योंकि इस लड़ाई की जड़ कहीं और थी, यानी कि इसका संबंध किससे था, इतिहास से भी था, ठीक। तीसरा टॉपिक क्या था, चूँकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों भौगोलिक महत्व की वहाँ पर बहुत चर्चा थी, तो इसलिए ये टॉपिक किससे जुड़ गया, ये टॉपिक हमारा जुड़ गया भूगोल से, ज्योग्राफी से भी हमारा ये टॉपिक जुड़ गया, ठीक। तो कुल मिलाकर के जब इसके बाद में यहाँ पर हुआ कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ये टॉपिक, और दूसरी बात है यूएन में जब चले गए तो ये कहाँ से जुड़ गया, ये हमारा जुड़ गया जाकर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से। तो कुल मिलाकर के आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको वर्गीकरण समझना सीखना पड़ेगा, वर्गीकृत करना सीखना पड़ेगा विषय वस्तु को, कि एक विषय वस्तु को इतने टॉपिक में उसको बांट करके वर्गीकृत कीजिए कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ से जा करके जुड़ सकता है। हर टॉपिक का मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी एक टॉपिक करंट का आप उठा लीजिए, करंट का कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, उसका कुछ न कुछ इतिहास जरूर होगा, उसका कुछ न कुछ भूगोल जरूर होगा, उसका कुछ न कुछ जो है भविष्य जरूर होगा। तो कुल मिलाकर के आपको जो इतिहास और भूगोल की जो मेन बातें आती हैं वो आपको वहां से पता चल जाएंगी। दुनिया के किसी भी देश की बात आती है उसका संबंध भूगोल से जरूर होगा, दुनिया के किसी भी देश की बात आती है अगर उस देश से संबंध है तो उस देश का कुछ इतिहास जरूर होगा। यानी कि आप भूगोल और इतिहास को एक साथ लेकर के चल सकते हैं, किसके, करंट अफेयर के। बाकी सारे सब्जेक्ट को भी कभी, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है तो वो आ गया, पॉलिटिकल का है तो इंटरनेशनल रिलेशन आ गया, उस संविधान आ गया, मानवाधिकार की बात है,
ठीक है, संस्थाओं की बात है तो हमारा जो संस्थान आ गया, इतिहास की बात है तो हमारा इतिहास आ गया। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो भूगोल और इतिहास हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक का, करंट का जो हर टॉपिक होगा वो भूगोल और इतिहास से कहीं ना कहीं संबंधित होगा। किसी राज्य से संबंधित होगा, किसी देश से संबंधित होगा तो उस राज्य का क्या इतिहास है, उस राज्य का क्या भूगोल है। किसी देश से संबंधित है तो उस देश का इतिहास, उस देश का भूगोल। इस प्रकार से आप वर्गीकरण जब समझ जाएंगे तो आपको नोट्स सिर्फ एक सब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा और वो आपका नोट्स होगा करंट अफेयर का। यहाँ पर मैं बात आपके प्रीलिम्स की कर रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट के नोट मत बनाइए। अलग अलग सब्जेक्ट के नोट में और कुछ करना है आपको, अभी मैं वो आपको आगे बताऊंगा। आपको क्या करना है, नोट्स जो बनाना है वो सिर्फ करंट अफेयर का बनाना है। इन सब्जेक्ट, ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ, देखो मैंने ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि बाकी सब्जेक्ट के नोट नहीं बनाना है, खाली नोट किसका बनाना है, वो करंट अफेयर का बनाना है। इन सब्जेक्ट के साथ कुछ और करना है, वो बताता हूँ अभी। तो करंट अफेयर के केवल नोट्स बनाइए और उसके बाद में क्या करिए, उस खबर का वर्गीकरण करिए। सबसे पहले ये लिखिए कि ये खबर का टाइटल रहा, ये खबर किस विषय से जुड़ी हुई है, इतिहास से जुड़ी है, भूगोल से जुड़ी है, विज्ञान से जुड़ी है, संविधान से जुड़ी है, राज्य व्यवस्था से जुड़ी है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, वो टॉपिक लिखिए। फिर उस टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ों को वहाँ पर ढूंढ करके लेकर के आइए, उसके सहसंबंध ढूंढ करके लेकर के आइए, उसके कोरिलेशन ढूंढ करके लेकर के आइए, उसका इतिहास ढूंढ करके लेकर के आइए, उसका भूगोल ढूंढ करके लेकर के। कुल मिला करके आपको अपने नोट्स के लिए रिसर्च करना पड़ेगा बाकायदे। और जो आप याद रखो, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसके क्वेश्चन बनाने के लिए उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेश्चन के लिए रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च वाले क्वेश्चन का जवाब, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन का जवाब थोड़ी नहीं दे पाएंगे। तो जब रिसर्च किया हुआ क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास में रिसर्च किया हुआ नॉलेज होना चाहिए, तब जा करके आप जवाब दे पाएंगे। तो आप भी एक टॉपिक का क्लासिफिकेशन करिए, उसकी विषय वस्तु का क्लासिफिकेशन करिए और फिर उस क्लासिफिकेशन के आधार पर उसके हर एक पक्ष की, भाई देखो क्लासिफिकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे आपसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो पहले क्लासिफिकेशन करो, फिर हर एक क्लासिफिकेशन पर क्या करना है, हर एक क्लासिफिकेशन पर फिर रिसर्च करना शुरू करो। 5 टॉपिक में उसको तुम 5 उसके वर्गीकरण कर पाए कि इतिहास से संबंध, भूगोल से संबंध, विज्ञान से संबंध, संविधान से संबंध, अर्थव्यवस्था से संबंध। अब इन 5 पर विज्ञान से संबंध का रिसर्च करो, इतिहास से संबंध का रिसर्च करो, भूगोल से संबंध का रिसर्च करो, संविधान से संबंध का रिसर्च करो, अर्थव्यवस्था से संबंध का रिसर्च करो। तो हर किसी का रिसर्च करो तो तुमको नीचे आकर के बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलते चले जाएंगे जो तुमको बिल्कुल कल्पना नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा नॉलेज एक टॉपिक पे तुम्हारा नॉलेज कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नोट्स जो तुम्हारा बेस्ड होना चाहिए वो बेस्ड होना चाहिए क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर। अब इसमें भी क्या है, पहले अलग अलग सब्जेक्ट को ढूंढो ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तुमने बना लिया। अब इतिहास का भूगोल से संबंध, भूगोल का संविधान से संबंध, संविधान का अर्थव्यवस्था संबंध, अर्थव्यवस्था का हमारा जो है संविधान से संबंध, इस प्रकार से फिर संविधान का हमारा इतिहास से संबंध, इतिहास का फिर हमारे अर्थव्यवस्था से संबंध, अर्थव्यवस्था का हमारे भूगोल से संबंध, भूगोल का हमारे संविधान से संबंध। इस प्रकार से उसके कोरिलेशंस जितने बन सकते हैं उन कोरिलेशंस को देखने की कोशिश करो, सहसंबंधों को देखने की कोशिश करो और यही कोई ना कोई ऐसी दुखती रखोगी यूपीएससी की जो तुम पकड़ ले जाओगे और क्वेश्चन तुमसे बड़ी आसानी के साथ में ट्रैक हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों से गलती हो जाती है, जो हम लोगों को जानना जरूरी है कि नोट्स का मतलब क्या है। तो गाइज, नोट्स का मतलब बहुत एक संक्षिप्त टिप्पणी होता है। क्या होता है, एक बिल्कुल शार्ट नोट होता है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो किताब में लिखा है उसको आप छापते चले जा रहे हैं अपनी कॉपी में। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप दिन रात बैठ करके नोट्स बनाते हैं, छापते रहते हैं और सब लोग सोच रहे हैं कि बच्चा बहुत पढ़ रहा, बच्चा बहुत पढ़ रहा। लोगों को पता नहीं कि बस वो एक किताब से दूसरी किताब में उतार रहा है। इतना करने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको और भी बहुत चीज़ें करनी है, आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं, आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। ऐसे में आप अपना समय केवल और केवल एक किताब से दूसरी किताब को छापने में जो है व्यस्त नहीं कर सकते। तो नोट्स का मतलब जो है वो संक्षिप्त टिप्पणी होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए कभी भी क्या करिए, एक गलती मत करिए, नोट्स को कभी पंक्तिबद्ध नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिए, यानी कि वन लाइनर बनाने की कोशिश मत कीजिए। इसको फैक्ट कलेक्शन सेंटर मत बनाइए। मैंने 90% के आसपास मैं बता सकता हूँ कि मैंने लोगों के नोट्स देखे हैं। 90% लोगों के नोट्स जो होते हैं वो केवल और केवल फैक्ट का कलेक्शन होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि बस इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल करके लिख लो, यही तो सारे नोट्स होते हैं। ये इस चीज़ को हम नोट्स बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो पंक्तिबद्ध नोट्स बनाने से हमेशा बचिए। आप कोशिश करिए कि वन लाइनर नोट्स मत बनाइए। नोट्स आप किसके रूप में बनाइए, नोट्स को आप ग्राफ के रूप में बनाइए। कोशिश कीजिए कि जब कभी भी कहीं पर भी कोई भी टॉपिक अगर आ जाता है तो उसको सर्किल के रूप में
फिर सर्किल से ऐसे लाइन बना करके रिलेशन के रूप में, फिर यहाँ बॉक्स के रूप में, ऐसे करके कुल मिला करके, ठीक है। इसके बाद में आ गए यहाँ पर कोई स्क्वायर बना लिया, यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बना लिया, फिर इधर कोई इससे दूसरा सर्किल बना लिया, उस सर्किल से फिर दूसरा ग्राफ। तो कोशिश करिए कि नोट्स को किसके रूप में बनाने की कोशिश करें, ग्राफ के रूप में बनाने की कोशिश करें। जो वन लाइनर नोट्स है इसको बनाने से बचें। जितना आप वन लाइनर नोट्स बनाएंगे उतना मुश्किल है, जितना ग्राफ के रूप में नोट्स बनाएंगे उतना आपके लिए आसान है। ग्राफ आपके दिमाग में पूरी तरीके से छप जाएगा और वो आपको एक पन्ने में बहुत कई 3, 4, 5, 6 गुना ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। और पंक्तिबद्ध नोट में आपको एक तो पूरा पन्ना आपके दिमाग में छपेगा नहीं, और जितना छपेगा भी उसमें भी केवल फैक्ट का ही नॉलेज रहेगा। एक फैक्ट माने एक नॉलेज। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक पूरा ग्राफ याद कर लिया तो उसका मतलब कम से कम 100 नॉलेज, 50 नॉलेज, 20 नॉलेज, 30 नॉलेज, इतना नॉलेज आपको एक बार में हो जाएगा एक ग्राफ के आधार पर। इसलिए कोशिश आपको हमेशा ये करनी है कि जो आपको नोट्स का मतलब होना चाहिए वो शॉर्ट नोट होता है, ना कि किताब को छापना होता है। इसलिए नोट का आपका जो रूप होना चाहिए वो ग्राफ के रूप में होना चाहिए, ना कि वन लाइनर के रूप में होना चाहिए। तो वन लाइनर के बजाय कोशिश करें कि अपने नोट्स को आप ग्राफ के रूप में बनाएं। जितना आप ग्राफ के रूप में बनाएंगे आपको उतना होगा। अब दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ ये है कि आप कहोगे कि सर अगर ग्राफ के रूप में हमको बनाना है या हमको नोट को आप बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट बनाना है, तो शॉर्ट नोट करने का बेस क्या होना चाहिए? यानी कि विषयवार नोट्स में, जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट के नोट मत बनाओ, लेकिन नोट केवल करंट अफेयर के बनाओ। तो आप कहोगे कि सर जो सब्जेक्ट वाइज नोट होंगे ये किस प्रकार से बनाएं? तो इसी को बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि विषयवार नोट्स में संक्षिप्तीकरण का आधार क्या हो। यानी कि आप अगर कहोगे कि सर हमको सब्जेक्ट का भी नोट बनाना है करंट अफेयर के अलावा, तो हम सब्जेक्ट का नोट किस तरीके से बनाएं? तो सब्जेक्ट के नोट में बात यही आएगी कि आप कहोगे कि फिर किताब से हम फैक्ट उतारते चले जाएं, तो वो फिर वही वन लाइनर बन जाएगा, जिसके लिए मैंने अभी आपको मना किया। तो आप ये जानो कि सब्जेक्ट वाइज नोट में जो संक्षिप्तीकरण आपको करना है, जो समराइजेशन आपको करना है, उस समराइजेशन का बेस क्या होना चाहिए, उस समराइजेशन का आधार क्या होना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखो कि किसी भी सब्जेक्ट का नोट बनाते हुए संक्षिप्तीकरण का आधार होता है नेचर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नेचर ऑफ क्वेश्चन यानी कि प्रश्न की प्रगति क्या है, उसके आधार पर आपको संक्षिप्तीकरण करना है। अब आप जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी प्रकार का आपको संक्षिप्तीकरण करना है। अब मान लीजिए कोई पेज है, अब किसी पेज को आप मान लीजिए इस प्रकार से कोई पेज है, अब उस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए इस प्रकार का आपका पेज है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए पहली चीज़ क्या करना है आपको कि पेंसिल चलाते हुए आप जब चले जाएंगे तो हर पैराग्राफ के बाद में, मान लीजिए एक पैराग्राफ ये हमने यहाँ पर पढ़ा, इस पैराग्राफ के बाद में आप यहाँ पर नीचे जो थोड़ी सी जगह आपको मिल जाए, साइड में थोड़ी सी जगह मिल जाए या जो ऊपर थोड़ी सी जगह मिल जाए, यहाँ पर आपको उसके बारे में संक्षेप में एक छोटा सा नोट कुछ ना कुछ लिख देना है। एक लाइन में, 2 शब्दों में, 3 शब्दों में, 4 शब्दों में कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो कोडिफाई करते चले जाइए। ऐसा करके आपको पेज में 3-4 लाइनें तैयार हो जाएंगी। फिर पेज के जो ऊपर जगह, खाली जगह इतने बॉक्स के आसपास मिल जाती है, पेज के नीचे इतनी जगह मिल जाती है, यहाँ पर आप अपने नोट्स बनाइए। किसी भी सब्जेक्ट का जब आप नोट्स बनाएंगे, विषय का नोट्स बनाएंगे, तो उसी सब्जेक्ट की बुक में ऊपर और नीचे पेजों में यहीं पर आपको अपने नोट्स बनाते हुए चलना है, ना कि किसी अलग किताब में आपको नोट्स बनाना है। तो कोशिश करिए कि जब भी किसी सब्जेक्ट का आपको नोट बनाना है तो उसी सब्जेक्ट का नोट्स उसी किताब के ऊपर और नीचे बनाते हुए चले जाइए। तब क्या होगा कि जब आप उस बुक का कभी भी रिवीजन करेंगे तो वो जब ऊपर और नीचे के नोट्स को आप देखेंगे, लेकिन याद रखिए ये ऊपर और नीचे के नोट्स इस प्रकार के होने चाहिए कि जिससे आपको उस पूरे पेज का सार समझ में आ जाए। तो विषय में संक्षिप्तीकरण का आधार आपका ये होना चाहिए कि जो पूरा पेज है उस पूरे पेज का सार आपको ऊपर और नीचे नोट्स के आधार पे बनाना है, ताकि आपको उनको देख करके पूरे पेज की जो स्टोरी है वो याद आ जाए। ये आपको बनाना है, ना कि ये बनाना है कि उस पेज में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो निकाल करके नीचे रख दिया। हमेशा कोशिश करिए कि फैक्ट को कलेक्ट करने से बचिए, जितना फैक्ट को कलेक्ट करने से बच सकते हैं उतना बचिए। विशेष तौर से अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में है तो ठीक है, फैक्ट को दूसरी चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करिए, ना कि फैक्ट से दूसरी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो फैक्ट से किसी चीज़ को मत जोड़िए, फैक्ट को किसी चीज़ से जाकर के जोड़ दीजिए। तो ये आपको संक्षिप्तीकरण का आधार होना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन अगर आप बात यहाँ पर करेंगे तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ और भी है अभी, कि वो ये कि रंग बिरंगी पेन का उपयोग करें। यानी कि नोट्स को कोशिश करें थोड़ा सा कलरफुल रखें, ब्लैक एंड व्हाइट ना रखें या एक ही पेन से ना लिखें। थोड़ा सा कलरफुल ग्राफ बनाएंगे तो और ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर एक खास बात मैं आपको और बताता हूँ, जहाँ पर जरूरत
ज़रूरत महसूस दे आपको, जहाँ पर ज़रा सी भी ज़रूरत दे वहाँ पर मैप ज़रूर बनाएं। किसी भी देश का मैप हो, किसी भी राज्य का मैप हो, किसी भी जगह का मैप हो, कोशिश करिए कि एक ग्राफ के आधार पर नोट्स और दूसरा मैप बनाने की बहुत कोशिश करिए। मैप से आपको बहुत नॉलेज बनेगा। इतिहास से जुड़ी हुई कोई चीज़ है उसमें भी अगर मैप की ज़रूरत है, अशोक का शासन की बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे, ठीक है, गुप्त वंश की बात करेंगे, अगर मैप की ज़रूरत महसूस देती है तो मैप बनाने की कोशिश करें। मैप बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। तो नोट्स में आपके मैप को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के नोट्स, लेकिन उसमें जो मैप होते हैं वो बहुत नाम मात्र होते हैं, ग्राफ होते हैं बहुत नाम मात्र होते हैं। और पूरा नोट्स ऐसा बना दीजिए कि केवल ग्राफ और केवल मैप, केवल ग्राफ केवल मैप, ताकि आपका नोट्स दूसरों से अलग हो और ताकि आपकी सोच दूसरों से अलग हो, ताकि आपकी तैयारी दूसरों से अलग हो। अब बात आती है लास्ट में, तो लास्ट में बात ये आती है कि कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करें। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं, उसको कई सब्जेक्ट में आपने ऐसे क्लासीफाई कर दिया, तो फिर इन कड़ियों को क्या करिए, फिर इनको आपने को रिलेट कर लिया ऐसे ऐसे, ठीक है। को रिलेट करने के बाद में अब कई पन्नों में ऐसे ग्राफ बन गए, फिर उन पन्नों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें। दो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, तो फिर उन दो पन्नों को जोड़ने के बाद में उन दोनों पन्नों से बनी हुई किताबों को जो है आपस में जोड़ने की कोशिश करें। तो जितना आप कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज वास्ट होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज अद्भुत होता चला जाएगा। क्योंकि कड़ियों को जोड़ने के बाद में जो आपको निचोड़ मिलेगा, जो आपको ज्ञान मिलेगा, वो वाकई में आपको मेंस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। प्रीलिम में तो करेगा ही करेगा, मेंस में आपके जो आंसर राइटिंग का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल देगा। अगर आजकल आप देखेंगे बहुत लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो उनका आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा टॉपिक बेस्ड हो जाता है। लेकिन अगर आपको वो सब स्टैंडर्ड आंसर से बचना है, अगर वो टॉपिक बेस्ड आंसर से बचना है, तो आपको कड़ियाँ जोड़ना सीखना पड़ेगा। तब आप जा करके कोई दो चीज़ों को पढ़ करके कोई तीसरी चीज़ लिख पाएंगे। ऐसे आपसे वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी का क्वेश्चन कोरिलेशन बेस्ड होता है, सहसंबंध पर आधारित होता है। ऐसे में जब तक आप चार चीज़ों को पढ़ करके पांचवा ओपिनियन बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप उन चार चीज़ों को पढ़ करके दो ही चीज़ें लिख पाएंगे। आप क्या कर, हमारा जो एक सोच हो जाता है ग्रेजुएशन से कि किसी भी टॉपिक को पढ़ लेना है, फिर उसको रट लेना है, फिर उसको जा करके वहाँ पर कॉपी में लिख देना है, वो चीज़ से निकलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि चार चीज़ों को पढ़ करके पाँचवीं चीज़, छठी चीज़ लिख सकें, सातवीं चीज़ आप सोच सकें। उसके लिए आपको कड़ियाँ जोड़ने का थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो जा करके आपको होगा। अब आगे देखेंगे आप बढ़ करके, तो उसमें क्या रहेगा कि किताबों का नाम और पेज नंबर भी लिख दें। आप जैसे कभी कभी क्या करें, आप मान लीजिए कहीं पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, अब उस बुक पर आधारित आप ग्राफ बना रहे हैं, आप नोट बनाते चले जा रहे हैं, तो उस ग्राफ को और नोट को बनाते समय में एक चीज़ और छोटी सी याद रखिएगा कि अगर किसी ग्राफ में बनाया आपने, तो वहाँ पर क्या करिएगा कि किताब, जिस किताब से आपने वो ग्राफ बनाया, जिस किताब से आपने पढ़ करके देखा, जिस पेज नंबर से आपने देखा, तो वहाँ पर नीचे छोटा सा उस किताब का नाम और पेज नंबर लिख दीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि जब कभी भी आप मान लीजिए वहाँ पर वो कर रहे हैं, नोट्स में पेज नंबर लिख देते हैं, आपको कोई, इसका मतलब ये होता है कि आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जरूर पता होना चाहिए। यानी कि उस सूचना का स्रोत क्या था ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कभी आपने वो ग्राफ खोला, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या आपने वो ग्राफ खोला, आपको फिर से एक बार डिटेल्ड पढ़ने का मन कर रहा है, तो आपने नीचे तुरंत बुक का नाम और पेज नंबर देखा और खोल करके वहाँ पर आप पहुँच गए। तो इसलिए हमेशा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो लिखा होना चाहिए। कभी किसी ने कोई आपका नोट्स देखा, वो कोई चीज़ जानना चाह रहा है, तो वो अपने आप देखना चाह रहा है, तो उसको आप बता सकते हैं कि फला किताब के फला पेज नंबर पे जा करके देखो, तो तुमको इसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। तो किताब का पेज नंबर और जो लेखक हो, क्या किताब का नाम हो, उसको समझने की कोशिश करें। बस अब आखिरी जो पॉइंट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, एकदम लास्ट पॉइंट, इस पीपीटी का जो लास्ट पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, वो लास्ट पॉइंट ये है कि इन सारी मेरी चीज़ों को सुनने के बाद में, इन सारी मेरी चीज़ों को जानने के बाद में भी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अपनी समझने की प्रक्रिया का ऑब्जर्वेशन करें, अवलोकन करें। मैंने एक सामान्य व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता है उसके आधार पर इन चीज़ों को बताया है, लेकिन किसी की बौद्धिक क्षमता मुझसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, किसी की बौद्धिक क्षमता मुझसे ख़राब हो सकती है। तो जो जिसकी बौद्धिक क्षमता मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी उसको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें बता रहे हैं, और जिसकी बौद्धिक क्षमता मुझसे कम होगी उसको लग रहा होगा कि ये तो बहुत हाई क्लास चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, जिसकी बौद्धिक क्षमता बराबर की होगी वो लोग तो कैच कर ले जाएंगे, हाई और लो वालों के लिए दिक्कत होगी। इसलिए क्या है कि हर व्यक्ति का जो सोचने का तरीका, समझने का तरीका होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो आप अपनी समझने की जो प्रक्रिया है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का प्रोसीजर है, इसका भी ऑब्जर्वेशन करें थोड़ा। मेरे ये जो चीज़ें हैं ये एक माने एक बेस
पर तैयार की गई हैं कि एक सामान्य जो बुद्धि का व्यक्ति है वो किस तरीके से चीज़ों को उसको करना चाहिए, इस पर तैयार की गई। लेकिन कई लोगों को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सुबह उठ करके पढ़ लेते हैं। अब मेरी खुद की समस्या ये है कि मैं सुबह उठ करके नहीं पढ़ पाता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों को रात्रिचर होते हैं, प्राणी होते हैं, उनको नाइट स्टडीज में बहुत मजा आता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो हम बहुत लोग, जो सुबह उठ करके पढ़ने वाला है वो कहेगा कि रात का पढ़ा समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं। और जो रात को पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं कि सुबह नींद खराब हो जाती है, सुबह तो हम उठ करके पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए हमको सुबह ही पढ़ाई बेकार होती है एकदम। तो जिसको जो सुबह नहीं पढ़ पा रहा है उसको सुबह वाली पढ़ाई बेकार लगती है, जो रात में नहीं पढ़ पा रहा है उसको रात वाली पढ़ाई खराब लगती है कि रात वाला याद नहीं रहता, वो कहता है हमको सुबह वाला याद नहीं रहता है। तो अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। तो अपनी समझने की, अपनी अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर का अवलोकन करिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि आप किस तरीके के चीज़ों को समझ पाते हैं, आपको किस तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं, आपको किस तरीके से नोट्स आप बनाएंगे तो जिससे आपको ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को ध्यान में बनी रहेंगे, जिससे ज़्यादा लंबे समय तक आप चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे। उस आधार पर भी अपने नोट्स को बनाने की कोशिश करें। तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको नोट्स को अपने कैसे बनाना है। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज के तरीके से दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो जब भी आप कभी भी नोट्स बनाने चलें तो सबसे पहले जिस चीज़ पर आप ध्यान दें वो होता है नेचर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों की प्रकृति। प्रश्नों की प्रकृति को समझ लें तब नोट्स बनाने की शुरुआत करें। यूपीएससी सहसंबंध पर जोर देता है, इसलिए कोशिश करें कि आपके नोट्स जो हों वो भी सहसंबंधों पर आधारित हों। कोशिश करें कि नोट सिर्फ करंट अफेयर के बनाएं और बाकी सारे सब्जेक्ट को उसी से जोड़ने की कोशिश करें। करंट अफेयर की खबर का सबसे पहले वर्गीकरण करें। वर्गीकरण करने के बाद में विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकरण कर उसको बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में जोड़ने की कोशिश करें। उन बाकी सारे सब्जेक्ट को जोड़ करके फिर उन सब्जेक्ट में आपस में कोरिलेशन स्थापित करने की कोशिश करें, सहसंबंध स्थापित करने की कोशिश करें। नोट्स का मतलब संक्षिप्त टिप्पणी होता है, इसलिए नोट्स को वन लाइनर के रूप में ना बना करके ग्राफ के रूप में बना करके बनाने की कोशिश करें। नोट्स को क्या करें कि जब विषयवार तरीके से पढ़ रहे हो तो उस किताब के पेज पर ही छोटे छोटे नोट्स बनाएं और उन्हीं आधार पर पूरी किताब को समराइज करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। नोट्स बनाते हुए हमेशा अपनी कॉपी में कलरफुल पेन्स का उपयोग करें, जिससे आपके नोट्स थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेंगे, बोरिंग कम लगेंगे। जहां पर भी जरूरत हो मैप जरूर बनाएं, मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे आपको क्या होगा कि ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। पांचवी चीज़, सोचने की क्षमता आपको मिलेगी। किताब का नाम और पेज नंबर का उल्लेख अपने नोट्स में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का जरूर करें, जिससे आपको बाद में पढ़ने में मदद मिलेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन कोशिश ये करें कि अपनी समझने की प्रक्रिया का अवलोकन करें और उसके आधार पर दूसरे की चीज़ों पर, दूसरे की बातों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि वो चीज़ भी निकल करके सामने आ सके जो आपके लिए वास्तव में फ़ायदेमंद हो। यदि आप सीधे मेरी बातों के पीछे भागेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और सीधे आप अपनी समझ के पीछे भागेंगे तो भी कुछ भी नहीं होगा। आपको इस आधार पर चलना पड़ेगा कि वो भी ना बुरा माने, दिल का भी कहा रखना, यानी कि आपको जैसे समझ में आता है तक तरीका वही रहे, लेकिन जो यूपीएससी पूछ रहा है, जो यूपीएससी की डिमांड है, वहां तक आप पहुंच भी पाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने तरीके से चलेंगे तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल तक यूपीएससी पहुंच रहा है, और जिस लेवल तक यूपीएससी के सोच से चलेंगे लेकिन अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आप जा किस दिशा में रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो अब इसको लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, दोस्तों के साथ शेयर करना ये आपकी और भी बड़ी जिम्मेदारी है, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। तो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।